हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब थंबनेल में देख ले पा रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डीएलएड प्रथम वर्ष का विषय, जिसका नाम है समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा। तो ये जो समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा है, इस विषय की आज हम चौथी इकाई आपके सामने लेकर आए हैं। इस चौथी इकाई का वीडियो लेक्चर होने वाला है। इसके पहले ऑलरेडी इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और अन्य विषयों के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं और उसको हमारे प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है। अगर आपने अभी तक वो विषय नहीं देखे तो जाकर चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। आज हम बात करें इकाई 4, जिसका नाम है शिक्षा में समकालीन मुद्दे एवं सरोकार। जी हाँ, शिक्षा में जो समकालीन मुद्दे हैं और उससे लेने देने वाले जो संबंधित चीजें हैं, उससे जो सरोकार है यानी लेना देना जो है, उसकी बात भी करने वाले हैं। तो ये इकाई 4 शिक्षा में समकालीन मुद्दे एवं सरोकार, इसकी बात करेंगे। तो इसमें आपको मैं क्या क्या बताऊंगा अभी बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इसको आपको बताऊंगा कि इसकी अंक योजना ब्लूप्रिंट क्या है, अंक कैसे विभाजित है, कितने अंकों के कौन कौन से प्रश्न आते हैं। फिर इस विषय में, इस इकाई से पूर्व में डीएलएड की परीक्षाओं में कितने अंकों के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए वो भी बताऊंगा। पीवाईक्यूज को भी यहां पर लेंगे, सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आने वाले डेट की परीक्षा के लिए कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है वो भी हम यहां पर देखेंगे, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अंक विभाजन की यानी कि सीधा सीधा इसके ब्लूप्रिंट की बात कर लें कि भाई इस एक इकाई को पढ़कर आपको कितने अंक मिलेंगे। तो इस एक इकाई यानी कि इसकी अंक योजना की अगर बात करें तो इस पर जो अंक आवंटित है कुल 15। जी हाँ, टोटल 15 मार्क्स यहां पर आपको हासिल होंगे। अगर इसके हम अंक आवंटित की बात करें, कितने मार्क्स इसको अलॉटेड है इस यूनिट को, तो इस चौथी इकाई जिसका नाम है शिक्षा में समकालीन मुद्दे एवं सरोकार, इस चौथी इकाई पर कुल 15 अंक आवंटित है। और बात करें प्रश्नों की, कौन कौन से प्रश्न कितने अंकों के आते हैं, तो भाई यहां से वस्तुनिष्ठ आएंगे 3 प्रश्न, यानी एक एक नंबर के कुल 3 प्रश्न। ठीक है, फिर 2 अंकों के 2 प्रश्न, यानी जो अति लघुत्तरीय वेरी शॉर्ट होते हैं 2-2 नंबर के, जिनके उत्तर 30-30 शब्दों में लिखना होता है, ऐसे आते हैं कुल 2 प्रश्न। फिर 3 अंक का एक प्रश्न आता है और 5 अंक का भी एक प्रश्न आता है। जी हाँ, तो यहां से 5 का एक यानी 5 नंबर, 3 का एक यानी 8 हो गए, और 8 और ये 2-2 नंबर के 2 है तो 4 8 4 12 12 और यहाँ पर 3 वस्तुनिष्ठ यानी 15। तो इस तरह से कुल 15 अंक विभाजित है इस एक इकाई पर, आपको 15 मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये बात होगी अंक विभाजन की। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप मध्य प्रदेश डीएलएड की पढ़ाई तैयारी 100% करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्शन मार्क्स से पास होना चाहिए, 90+% स्कोर करना चाहते हैं, तो आप हमारा मध्य प्रदेश से डीएलएड का जो संपूर्ण कोर्स है, जी हाँ, मध्य प्रदेश डीएलएड का हमारा संपूर्ण कोर्स जो आपकी 100% तैयारी कराएगा आने वाले डीएलएड की 2026 की परीक्षा के लिए, हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता दूं। इस कोर्स में आपको मिलेगा हर विषय का, हर इकाई का महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर, हर विषय का, हर इकाई का मैराथन क्लास, हर विषय का, हर इकाई का डिटेल में संपूर्ण नोट्स, हर विषय का, हर इकाई का शॉर्ट नोट्स, हर विषय का, हर इकाई का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, हर विषय का, हर इकाई का एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर, और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, तो इसमें हर विषय का, हर इकाई से आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डीएड की परीक्षाओं में पहले पूछे गए थे वो भी, और पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022, 23, 24, 25 इनका जो प्रश्न पत्र था वो भी हम इसमें रखेंगे, उनका सॉल्यूशन भी। तो इतना सब कुछ आपको मिलता है मात्र एक कोर्स में। इस एक कोर्स को लेकर आपको कहीं और मार्केट में ना कोई किताब, ना सीरीज, ना बुक कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 100% तैयारी इसी कोर्स से हो जाएगी। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करेंगे और कोर्स परचेस कर लेंगे। प्रथम वर्ष का कोर्स में आपको 33% की छूट अभी ऑटोमेटिक चालू है, 33% ऑफ अभी चल रहा है, किसी कूपन कोड को नहीं डालना है, डायरेक्ट 33% ऑफ आपको मिल जाएगा, सीधे परचेस कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न होगा ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, पहले भी कई बार अच्छा पूछा जा चुका है कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र आखिर होता क्या है, इसकी परिभाषा बतला दीजिए। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो आप सबने इसको सामाजिक विज्ञान में जरूर पढ़ा होगा, आप सभी ने इसको अपने पहले 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं इन क्लासेस में सामाजिक विज्ञान में, सोशल स्टडीज, सोशल साइंस में जरूर हमने पढ़ा है इसको। तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, देखो लोकतंत्र यानी लोक यानी लोकतंत्र मतलब सिस्टम, तो लोगों से चलने वाला सिस्टम या लोगों के लिए सिस्टम जिसको लोग चलाएंगे। और आपने शायद सुना होगा डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना। यानी लोकतंत्र क्या है, जनता के लिए है, जनता से है, जनता के द्वारा है। ये आपने शायद सुना भी होगा, बहुत फेमस कोटेशन है लोकतंत्र डेमोक्रेसी के बारे में। तो पूछा गया कि लोकतंत्र है क्या, इसकी परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है, सरकार चलाने की एक व्यवस्था है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि, अपने ऊपर राज करने वाले को, रूल करने को स्वयं चुनते हैं। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो भारत में जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, नेता हैं, उन सबको हमने खुद ही चुना। तो भारत के लोगों ने भारत के नेताओं को चुना, वो उनके ऊपर ही रूल करने के लिए, यही लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है,
तो लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन चलता है। ठीक है, ये लोकतंत्र का क्या हो गया, परिभाषा हो गया। और लोकतंत्र में शिक्षा की क्या भूमिका होती है, वो जो एजुकेशन करता क्या एक्चुअल में। ठीक है, जो भी शिक्षा हमारे देश में पढ़ाई जा रही है या किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो एजुकेशन जो शिक्षा होती है, वो आखिर उसकी क्या भूमिका होती है, उसका क्या रोल होता है, क्यों पढ़ाई लिखाई हो रही है लोकतंत्र देश में। ठीक है, तो उसकी बात करें तो सबसे पहला देखो नंबर 1, व्यवहारिक आदर्शों का निर्धारण, यानी कि आम तौर पर हम जो व्यवहार करेंगे, यानी समाज के लोग, उस देश के लोग जो रहेंगे, उनका जो व्यवहार होगा वो शिक्षा के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। देश में जैसा व्यवहार चाहिए, माहौल चाहिए, वैसे शिक्षा दी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, यहां पर शिक्षा में, लोकतंत्र में क्या होता है, जो शिक्षा होती है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर फोकस करती है, यानी झूठ, अंधविश्वास इस पर नहीं, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर। आप देखना जो देश लोकतांत्रिक नहीं है, जैसे आप देख लो पाकिस्तान की देख लो, अफगानिस्तान देख लो, आप और को भी अन्य देश देख लो जहां पर किसी प्रकार का लोकतंत्र नहीं चलता, वहां पर अन्य तरह का शासन चलता है। तो उन देशों में आप देखोगे ज्यादा वैज्ञानिक, ज्यादा आप देखोगे टेक्नोलॉजी, है ना, वहां आप देखोगे तकनीक, इन सब पे ज्यादा फोकस ही नहीं है, क्योंकि वो लोग इसमें रहते ही नहीं, उनको मौका ही नहीं मिलता, देश की व्यवस्था से मौका नहीं मिलता उनको। पर हमारे देश में हमारे पास सारी चीजें बढ़िया से हैं, जो भी व्यवस्था चली है बढ़िया चल रही है। भले ही कोई नेता घोटाला कर रहा हो, कोई नेता ढंग से काम कर रहा हो, कोई नहीं कर रहा हो, कोई सिर्फ काम का दिखावा कर रहा हो, लेकिन एटलीस्ट हम जनता, आम जनता तो परेशान नहीं है ज्यादा, है ना। आम जनता अपने काम से काम रख रही है, काम कर भी रही है, उनके लिए सुविधाएं देर से आ रही हैं तो आ रही हैं, कहीं पर ज्यादा आ रही हैं, कहीं पर कम आ रही है, बट धीरे धीरे अच्छा चल रहा है। और आजादी के 70 साल बाद आज हमारा देश कहाँ है देख लो, और जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे लेकिन वहां पर लोकतंत्र नहीं है, तो उन देशों का हाल देख लो। और उदाहरण के तौर पर हमारे पड़ोसी देशों को देख लो, आप खुद ही समझ जाओगे। आर्थिक संपन्नता में वृद्धि, आर्थिक संपन्नता यानी कि इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से पूरी तरह से संपन्न होना, परिपूर्ण होना, यानी गरीबी नहीं होना। ठीक है, लोकतंत्र में यह भी एक लक्ष्य होता है कि सबकी गरीबी दूर की जाए। फिर सामाजिक नियंत्रण की शिक्षा, समाज जो है वो नियंत्रण में रहे, समाज को नियंत्रण करने की शिक्षा, कैसे समाज को चलाते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे लड़ाई झगड़ा सब ना हो, आपसी बैर भाव मिटा के कैसे मिलजुल कर रहना है, समाज को बढ़ाना है आगे, ये सब की शिक्षा भी लोकतंत्र में दी जाती है, समाज में रहने की। फिर बेकारी समाप्त करना, यानी जो बेरोजगारी होगी, बेकारी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, उसे दूर करना। जन्म दर रोकना, जनसंख्या को बढ़ने से रोकना, है ना, जो जन्म दर होती है, बर्थ रेट, उसको रोकना। वही लगातार बच्चे पैदा हो जा रहे, जनसंख्या बढ़ी जा रही है, ये नहीं, इस पर थोड़ा सिखाना पड़ेगा हमारे देश के लोगों को कि ज्यादा जनसंख्या होने से देश का नुकसान है, क्योंकि देश में संसाधन सीमित है। भाई जिनके ज्यादा बच्चे उनको ज्यादा कमाना पड़ता है, ठीक है, और मान लो ज्यादा नहीं कमा पाते तो कम पैसे में काम चलाना पड़ता है, तो गरीबी होती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं कर पाते, बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, है ना, अच्छी पेरेंटिंग नहीं हो पाती। भाई जिनके 4 बच्चे हैं और जिनके 2 बच्चे हैं, कौन अपने बच्चों को पूरा समय दे पाएगा, अच्छे से देखभाल कर पाएगा, जिनके ऑब्वियस सी बात है 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो जनसंख्या दर भी रोकना बहुत जरूरी है। तो ये सब लोकतंत्र में शिक्षा सिखाता है, यानी लोकतंत्र में शिक्षा की ये सब भूमिका, ये सब काम शिक्षा का है लोकतंत्र में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण के कोई 2 लाभ लिखिए। जिन्हें नहीं पता वैश्वीकरण क्या है बता दूं, वैश्वीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। जी हाँ, वैश्वीकरण को अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, वैश्वीकरण कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब मैं आपको समझा दूं। पहले क्या होता था, ठीक है, अब हमारे देश में जो ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण हुआ, ये आमतौर पर 1992 के बाद से माना जाता है, सन 1992। ठीक है, अब है क्या, ये क्या होता है थोड़ा सा समझ लो। वैसे ये टॉपिक जो ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण, ये कक्षा 10 में पढ़ाया जाता है, कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान में होता है। ठीक है, जिन्हें नहीं पता कोई इशू नहीं है, मैं समझा देता हूं वैश्वीकरण है क्या। देखो वैश्वीकरण का मतलब क्या, पहले तो आप ये सिनेरियो समझ लो कि भारत के ऊपर अंग्रेज ने शासन किया। अंग्रेज एक ट्रेडिंग कंपनी यानी कि व्यापारिक संगठन बनकर भारत में आए थे, फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे देश पे कब्जा कर लिया। ठीक, तो हमारे लोगों ने देखा था, समझा था, हम सभी जानते। तो जब भारत आजाद हुआ, तो भारत की जब उस वक्त की सरकार थी, उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि विदेश से फिर कोई दूसरी कंपनी आए ही ना हमारे देश में, वरना वो भी अंग्रेजों की तरह कब्जा कर लेती। इसलिए हमारे देश में ऐसे कुछ नियम बनाए गए, ऐसे पाबंदियां लगाई गई, ऐसे खूब सारे रुकावटें, पाबंदियां लगा दी गई, जिससे विदेशी कंपनी हमारे आ ही ना पाए और वो रूल ही ना करे, हम पे कब्जा ही ना करे। ऐसा चलता रहा, और ये कब तक चला, जब 10 साल बीते, 20 साल बीते, 30 साल, 40 साल, 50 साल ऐसे बीतते गए और 1980s और 1990s आ गया, तब हमारे नेताओं को, हमारे शासकों को लगा कि नहीं, अगर हम किसी दूसरे देशी कंपनी को कभी आने ही नहीं देंगे तो हमें नई नई टेक्नोलॉजी, नया नया सामान कैसे मिलेगा, और दूसरे देश वाले हमको क्यों आने देंगे फिर अपने देश में। यानी हमारे देश में हर प्रकार का सामान तो नहीं मिलता, हमें दूसरे देश से खरीदना पड़ेगा, हमें दूसरे देश जाना ही पड़ेगा। जब तक दूसरे देशी कंपनी हमारे देश में आएगी नहीं, तो कंपनी नहीं लगेगी तो नौकरी कहां से मिलेगी। जब ये चीज समझ में आया हमारे नेताओं को, तो उन्होंने अपनी वो पुरानी सोच, डर वाली सोच छोड़ दी कि नहीं, अब भारत से वो जो पाबंदियां लगाई थी, कोई कंपनी आ सके, उस पाबंदी को हटाना पड़ेगा। तो व्यापार में जो पाबंदियां लगी होती हैं, जो रुकावटें होती हैं, उनको हटाना,
ठीक है, और पूरी दुनिया को आपस में जोड़ देना, एक देश का दूसरे देश में जाना, दूसरे देश का अपने देश में आना, यहां व्यापार करना, वहां व्यापार करना, दूसरों को व्यापार करने देना और दूसरे के यहाँ व्यापार करने जाना, ये सभी क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। अगर इस वैश्वीकरण शब्द को तोड़ा जाए तो विश्व और एकीकरण यानी पूरी दुनिया का एकीकरण होना, इसे वैश्वीकरण कहते हैं। यानी पूरी दुनिया अब आपस में जुड़ चुकी है। पहले कैसा था कि अलग देश तो अलग देश ही, आज भी अलग देश है, लेकिन आज क्या हो रहा है, आप अलग देश में बैठे व्यक्ति से तुरंत बात कर सकते हो, देख सकते हो, इंफॉर्मेशन भेज सकते हो, विदेश के सामान किसी भी देश का सामान अपने हम मंगा सकते हो, घर बैठे खरीद सकते हो, यहाँ का सामान आप घर बैठे बेच भी सकते हो, है ना, कहीं और भिजवा भी सकते हो। तो पूरी दुनिया आज एक होकर रह गई है। पहले दुनिया अलग अलग थी, बड़ा मुश्किल था वहां आना जाना, सामानों का आना जाना, लेकिन अब बहुत आसानी से घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हो, चीजें आ जाती है, इंपोर्टेड चीजें आ जाती हैं। तो अब पूरा विश्व एक हो चुका है, इसे ही कहा गया वैश्वीकरण। इसे क्या कहा? वैश्वीकरण कहा। यानी विदेशी कंपनी को अपने यहाँ आना, अपनी कंपनी को विदेशों में जाना, व्यापार होना आपस में, इसे ही वैश्वीकरण कहा गया। तो उस वैश्वीकरण के हम लाभ देख लेते हैं। तो पहला लाभ, नवीन तकनीक का आगमन, है ना, नवीन तकनीक आई। इंटरनेट हमारे देश में खोज नहीं हुआ, है ना, हमारे देश में ये जो बोर्ड है पैनल, इसकी खोज नहीं हुई, हमारे देश में कार की खोज नहीं हुई, हमारे देश में हवाई जहाज की खोज नहीं हुई। जब ये सारी खोज हमारे देश में नहीं हुई तो हमारे देश तक पहुंची कैसे, बताओ? ये पहुंची क्योंकि दूसरे देश ने अपनी तकनीक हमसे साझा की, हमें सिखाया एरोप्लेन ऐसे बनाते हैं, या हमारे साइंटिस्ट वहां जाकर सीखा है। यानी कहने का मतलब है हमने नई नई तकनीकें, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है जब वैश्वीकरण होता है। जब एक देश दूसरे देश में जा ही नहीं सकता तो उस देश की नई तकनीक कैसे लाओगे, है ना। तो वैश्वीकरण होने से अब दूसरे देश में हुई तकनीक का भी इस्तेमाल अपने देश में कर सकते हो और अपने देश की तकनीक को दूसरे देशों से बेच भी सकते हो, ऐसा भी रहता है। फिर जीवन स्तर में वृद्धि होना, और आज देखो अब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। पहले किसी के पास साइकिल होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, और बाइक ले लिया तो बहुत रईस व्यक्ति, और आज देखो आज तो फेरी वाला, दूध वाला, सबके पास बाइक है। पहले सिर्फ जो हाई स्टेटस के लोग होते हैं उनके पास बाइक होती थी, पर आज आप देखोगे आज जिनके पास कार है उनका हाई स्टेटस हो गया। ठीक है, अभी तो आप देखोगे बड़े सस्ते में भी कार आ जाती हैं, ऐसा नहीं है, छोटी मोटी कारें जो आती है सस्ते में भी आ जाती है, 3-4 लाख में, 5 लाख में आराम से मारुति की कारें आ जाएंगी, ईएमआई पे लोग ले लेते हैं। तो अब जीवन स्तर सुधर गया है। पहले सिर्फ पढ़ लेना ही बहुत महत्वपूर्ण बात होती थी, आज लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं। पहले सिर्फ 10वीं 12वीं पास कर बहुत बड़ी बात होती थी, आज तो जेई, नीट, यूपीएससी, फलाना फलाना एग्जाम की कोचिंग चल रही है, लाखों में फीस भरी जा रही है। सोचो, तो हमारा जीवन स्तर बढ़ गया है। पहले घर में पंखा होता था हाथ वाला, और किसी के यहाँ ज्यादा वो बैटरी से चलने वाला या फिर वो नॉर्मल पंखा हो गया तो वो भी बड़ी बात है। कूलर होना बड़ी बात थी, आज देखो नॉर्मल हो गया एसी घरों में। तो कहने का मतलब है कि जीवन का स्तर है ना जो बढ़ा है। विदेशी विनियोजन, विदेश से इन्वेस्टमेंट हुआ है। आपने जब वैश्वीकरण किया तो आपने पाबंदी हटा ली, तो अब दूसरे देश के जो लोग हैं या कंपनियां अपने देश में आती हैं। जैसे मैगी वाली कंपनी नेस्ले, अपनी कंपनी तो नहीं है, विदेश की है, तो हमने अगर बैन लगा रखा था तो हमें मैगी खाने मिलती नहीं मिलती, विदेश से वो कंपनी लेकर आई, यानी विदेश से उनका इन्वेस्टमेंट हुआ, वो आए विदेश से, पैसा लगा हमारे देश में। अब कोई हमारे देश में आके पैसा लगा मतलब कंपनी बनाएगा, जमीन खरीदेगा, कंपनी में हजारों लाखों लोग को रोजगार मिलेगा, विदेश से इन्वेस्टमेंट विनियोजन होता है, ये भी हुआ। फिर विदेशी व्यापार में वृद्धि, विदेश की व्यापार में क्या हुई है, वृद्धि भी हुई है भाई। अगर आप देखोगे तो विदेशी व्यापार में बहुत सारा फायदा भी हमें हुआ है, ठीक है, बहुत सारा बेनिफिट हमको मिला है। ठीक है, कि विदेश में जब व्यापार होता है तो हम सामान बेचते हैं, ठीक है, विदेश वाले बेचने आते तो हम सामान खरीदते हैं, पर बदले में टैक्स लेना होता है, ज्यादा प्रॉफिट भी कमाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि, अब हम जिन जिन देशों को अपने देश में आने देंगे वो देश हमारा अच्छा तो मानेंगे, उनसे हमें सहयोग तो मिलेगा, या जिन जिन देशों में हम जाएंगे हम उनको सहयोग करेंगे, तो आपसी सहयोग में भी क्या मिलता है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग में भी वृद्धि हुई है। ये सब हुआ है वैश्वीकरण से। ये सब क्या है, वैश्वीकरण के क्या है, ये लाभ है, और ये जितने भी चीजें हैं ये सब के सब क्या है, वैश्वीकरण के फायदे। अभी देखो, आर्थिक विकास का शिक्षा पर प्रभाव लिखिए। आर्थिक विकास का एजुकेशन, शिक्षा पर क्या प्रभाव होता है। तो अगर आप बात करोगे आर्थिक विकास का शिक्षा पर क्या प्रभाव होता है, तो चलिए हम पहले वो देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, एक मिनट, चलिए देखिए। हाँ, तो आर्थिक विकास का शिक्षा पर क्या प्रभाव, पहले तो यहाँ थ्योरी लिख दी कि शिक्षा आर्थिक विकास को कई प्रकार से प्रभावित करती है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव जो नीचे दिए जा रहे हैं, ऐसा हमने बता दिया। पहला भाई, शिक्षा एक ऐसा संसाधन है जो आर्थिक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा से ही व्यक्ति पैसा कमाता है, व्यक्ति का आर्थिक विकास होता है। जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी व्यक्ति अच्छा इंसान नहीं बनेगा, जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी व्यक्ति को डिग्रियां नहीं मिलेंगी, जब तक व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिलेगी वो कोई स्किल, कोई गुण नहीं सीखेगा, तो जब तक व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, पैसा कैसे कमाया जाता है इसकी समझ नहीं हो पाएगी। तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति ने शिक्षा नहीं लिया है, देखना, या कम शिक्षा लिया है, उसका आर्थिक विकास होने का चांस बहुत कम होता है। ठीक है, तो आर्थिक विकास को सुधारने का या आर्थिक विकास हासिल करने का सबसे बढ़िया साधन क्या है, शिक्षा। दूसरा, शिक्षा किसी देश के आर्थिक विकास का संवर्धक है। किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट या किसी भी देश का आर्थिक विकास शिक्षा पर ही निर्भर करता है।
एजुकेशन ही। जिस देश के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उस देश का विकास बहुत ज्यादा होता है। जैसे जापान जैसे देशों में, अमेरिका जैसे देशों में आपको अनपढ़ मिलते हैं क्या? नहीं, उस देश में अधिकतर लोग पढ़े हैं। तो देख लो उन देशों का हाल। हमारे देश में आज भी लिटरेसी रेट 80-84% से ज्यादा नहीं है। 2011 के हिसाब से तो 74% ही आज भी, ठीक है। लेकिन अब 21-22 का डेटा आएगा तो आप देखेंगे 84%, 85% लोग पढ़े लिखे, यानी 15-20% आज भी हमारे अनपढ़ लोग हैं, ठीक है। ये भी है। और अब जो पढ़े लिखे भी है उनमें से कितने सारे लोग 10वीं पास है, 12वीं पास है। ये देश का भला कैसे करेंगे? जो हाई सारे लोग अगर अच्छा पढ़े, ढेर सारा पढ़े रहे, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, तो बहुत ज्यादा पैसा कमा के देश को अमीर बना देंगे, अच्छा बना देंगे, ठीक है। तो शिक्षा किसी देश के आर्थिक विकास को निर्धारित करती है। फिर जनसाधारण की शिक्षा तथा उच्च शिक्षा दोनों ही समान रूप से आर्थिक विकास में सहायता करते हैं। अगर हमारे देश के सभी नागरिक हाई एजुकेशन ले लें, यानी कॉलेज की पढ़ाई, डिग्री आप पढ़ लें, बहुत सारा है ना, तो वो सारे लोग बड़े लेवल का काम करेंगे, तो देश भी कितने बड़े लेवल पर चला जाएगा, समझ रहे हैं ना आप जी। फिर शिक्षा के द्वारा तकनीक क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है। अगर हमारे देश के वैज्ञानिक नहीं होते, हमारे देश में पढ़े लिखे लोग नहीं होते, वैज्ञानिक नहीं बने होते, क्या लगता है लॉकडाउन के टाइम पे हम वैक्सीन बना पाते और इतने करोड़ों को वैक्सीन लगा पाते? भाई पूरी दुनिया जिस भारत का मजाक उड़ाती थी, गाय का देश है, गोबर का देश है ना, चरवाहों का देश है, सांप सपेरों का देश है, उस देश ने वैक्सीन बनाई। सबसे पहले देशों में वैक्सीन बनाने वाले में से भारत उसमें भी शामिल था। भारत ने 2 तरह की वैक्सीन बनाई और अपने देश में सबको लगाई भी, साथ ही साथ दूसरे देशों को फ्री में बांटी भी वैक्सीन। तो ये देश की शिक्षा की वजह से। अगर साइंटिस्ट पढ़े लिखे नहीं होते, इंजीनियर पढ़े लिखे नहीं होते, तो कैसे लड़ते हम इस बीमारी से, कैसे बनाती वैक्सीन? तो शिक्षा बहुत जरूरी है। देख लो हमारे पड़ोसी देश में बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये भी तो देश है, ठीक है। इनके ये भी तो बना सकते थे वैक्सीन, क्यों नहीं बना इनसे? क्यों नहीं बना? क्यों? इनके देश के वैज्ञानिक, इनके देश की शिक्षा हमारे लेवल की बिल्कुल नहीं है। हमारा स्तर बहुत हाई है। हमारे वैज्ञानिकों का कंपैरिजन अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों से होता है, ठीक है। तो शिक्षा के प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग और आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। यानी कि अगर आप शिक्षा के प्राकृतिक साधन को बचाओगे, उनका उपयोग करोगे ढंग से, तो हमारा जो आर्थिक संपन्नता है, हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो सुधर जाएगी, हम आर्थिक विकास की ओर प्रहस्त होंगे, आगे बढ़ेंगे। यानी ये सब काम शिक्षा का होता है, जिससे शिक्षा में हमको इतनी सारी चीजें मिलती हैं, ये सब फायदा होता है। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है और बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है कि शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं करनी है। शिक्षा लेने से हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का, हमारे समाज का, इवन हमारे संपूर्ण विश्व का ही विकास होगा अगर शिक्षा होगी तो, ठीक है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई 4 विशेषताएं बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी, जी हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? इंडियन इकोनॉमी की 4 व्यवस्थाएं बतलानी है। इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था, भाई स्पेलिंग पे तो ध्यान मत देना, ठीक है, नहीं तो बोलोगे सर आपकी तो स्पेलिंग ही गड़बड़ दी लग रही है। अरे भाई यहाँ पर एकदम बढ़िया से लिखने का समय नहीं है, कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द हो जाए। तो इंडियन इकोनॉमी की कोई 4 स्पेशलिटीज। वैसे आपको पता होगा भारत दुनिया के टॉप इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में आता है। भारत का पैसा जितना है वो दुनिया के टॉप 5 के अंदर है। पहले हम टॉप 5 में पहुंचे, फिर टॉप 4 में भी पहुंचे, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर विशेषताओं की बात करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो है ना, वो किसी एक चीज पर नहीं है, कई चीजों पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं कि हमारा देश पूरा खेती पर चल रहा है, ऐसा भी नहीं कि हमारा देश पूरा सिर्फ फैक्ट्रियों पर चल रहा है, ऐसा भी नहीं कि हमारा देश सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर यानी कि आप कह सकते हो सुविधाएं वाले क्षेत्र पर चल रहा है, सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, इंटरनेट पे, ऐसा नहीं है। हमारे देश में सब जगह से पैसा आ रहा है, खेती बाड़ी से भी आ रहा है, कंपनियों से भी आ रहा है। अभी आप देखोगे ऑनलाइन जो लोग कंटेंट बनाते हैं, ऑनलाइन सामान बिक रहा है, ऑनलाइन लोग यूट्यूब पर पढ़ा के पैसे कमाते हैं। अभी हमारा चैनल भी है, तो देख रहे हो ना, ऑनलाइन कोर्सेज कितने सारे चल रहे हैं। तो हमारे देश में जो पैसा आ रहा है, यानी हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, वो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो किसी एक चीज पर निर्भर नहीं है कि यहाँ के सारे लोग खेती करते हैं या यहाँ के सारे लोग सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ के सारे लोग जॉब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कुछ लोग ये कर रहे हैं, कुछ लोग वो कर रहे हैं, कुछ लोग वो कर रहे हैं, और सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है। तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित, ठीक है। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार जो है वो कृषि है, इसलिए तो कृषि को हम प्राइमरी यानी प्राथमिक बोलते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं उसको, ठीक है। क्योंकि खेती से पैसा, खेती में सामान उगेगा तो वो फैक्ट्री में जाएगा, यानी गेहूं उगेगा खेत में, वो गेहूं जाएगा कंपनी में, तो उस गेहूं से बिस्किट बनेगा, उस गेहूं से आटा बनेगा, है ना, ब्रेड बनेगा। तो जब तक खेती में कुछ नहीं उगेगा, फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी, ठीक है ना। तो कृषि जो है हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था का आधार है। पर मजे की बात यह है कि खेती में हमारे देश के लगभग 55% लोग इन्वॉल्व हैं, है ना, जुटे लगे हैं उसमें, लेकिन पैसा सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था जीडीपी में देखा जाए सिर्फ 18% का सपोर्ट मिलता है उससे। यानी खेती में जरूरत से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, पैसा कम आ रहा है पर काम ज्यादा लोग कर रहे हैं खेती में। प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति के आधार पर दुनिया की हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है।
यानी पर व्यक्ति जो परचेसिंग पावर है, खरीदने की बेचने की जो पावर है, यानी इंसान खर्चा कितना कर रहा है अगर देखा जाए तो इसमें हम दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा देश आते हैं कि यहाँ के प्रति व्यक्ति कितना ज्यादा खर्चा कर रहा है आप देखोगे तो, ठीक है। तो हम लोग अच्छा खासा, हमारा देश डेवलप अभी हो रहा है, तो सब लोग गाड़ी, कार, घर, फ्रिज, कूलर, एसी खरीद रहे हैं अभी। बाकी देशों में जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, वहां पहले से खरीदा जा चुका है, वहां के बच्चों को कमा के खुद का घर की बात ही नहीं होती, क्योंकि उनके पिताजी ने पहले से घर खरीद रखा है, उनके पिताजी ने पहले से घर में फ्रिज, कूलर, एसी ये सब रख रखा है। यहाँ भारत का कोई पढ़ता लिखता है तो करता है वो चीज, तो हम लोग खरीद रहे हैं अभी, तो हम लोग बहुत खरीद रहे हैं, तो हम लोग पास हमारा बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है। तो अगर क्रय शक्ति के आधार पर देखा जाए तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, टॉप थर्ड नंबर। सर्वाधिक विकास दर वाली भारत, अगर वो कोई अवस्था मतलब सबसे ज्यादा प्रतिशत, सबसे ज्यादा तेजी से कोई विकास कर रहा है, वो कौन सा देश है? भारत। जी हाँ, आर्थिक विकास में अगर देखा जाएगा तो सबसे बड़ा जो है सर्वाधिक विकास दर यानी ग्रोथ रेट की बात की जाए, विकास दर को ग्रोथ रेट कहते हैं, यानी कौन सा देश कितने प्रतिशत से ग्रोथ कर रहा है, विकास कर रहा है, अगर नापा जाए तो उसमें भारत सबसे नंबर 1 पर आता है कि भारत का विकास सबसे तेजी से हो रहा है। और ये निश्चित ही गर्व करने वाली बात है, सभी सरकारें मिलकर अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये सब विशेषताएं हैं भारत की अर्थव्यवस्था की। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न देखिए कि भाई राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के प्रमुख कार्यों का, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई, जिन्हें नहीं पता बता दूं एनसीटी क्या है, तो एनसीटीई, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, यानी भारत में शिक्षक के बारे में, टीचिंग के बारे में जो रूल्स रेगुलेशन बनाना होता है, जैसे टीचिंग के लिए कौन सी एग्जाम पास करना जरूरी है, कौन सा कोर्स करना जरूरी है, और क्या नियम होंगे टीचर बनने के, ये सब जो नियम कानून होते हैं ना, ये सब कौन डिसाइड करता है? एनसीटीई। जी हाँ, राष्ट्रीय भाई शिक्षक शिक्षा परिषद, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है, जैसे सीबीएसई क्या करता है, बच्चों की पढ़ाई कराता है देश भर में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वैसे ही देश भर के शिक्षकों के लिए जो नियम बनते हैं, शिक्षक बनने का जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, शिक्षक बनने के लिए जो नियम कानून होते हैं, उनकी परीक्षाओं के जो नियम कानून, शिक्षकों के लिए जो सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है उन कोर्सेज का, डिग्रियों का, तो ये सब एनसीटी ही डिसाइड करती है। क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, पात्रता, यानी कितने उम्र के जो व्यक्ति हैं वो शिक्षक बनने की परीक्षा दे सकता है, फॉर्म भर सकता है, वगैरह वगैरह सब एनसीटी ही डिसाइड करती है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी के कुछ प्रमुख कार्य की बात कर लेते हैं। नंबर 1, एनसीटी भारत के शिक्षण संस्थान को मान्यता प्राप्त करता है, यानी डीएड, बीएड, इन सबको मान्यता कहां से मिलती है? इन कॉलेजेस को यहीं से मिलती है। जी हाँ, एनसीटी ही देता है, ठीक है। दूसरा, केंद्रीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम का निर्धारण करना, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से जिन संस्थाओं को मान्यता प्राप्त है, उनका सिलेबस पाठ्यक्रम कौन बनाएगा? एनसीटी बनाएगा, ठीक है। राज्य वाला तो राज्य की सरकार बनाती है एनसीटी, पर पूरे देश भर का अगर देखा जाए, वो केंद्र सरकार जो चलती होगी वो एनसीटी करता है, ठीक। यानी जो सिलेबस होगा सीटेट वगैरह का, वो इन्हीं के थ्रू आता होगा, इन्हीं से ही पास होता होगा। भारतीय राज्य पाठ्यक्रम का निर्धारण एनसीटी को दिशा निर्देश के द्वारा किया जाता है, इनके द्वारा ही बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है। यानी अलग अलग राज्यों में जो शिक्षा चल रही है शिक्षक वाली, उसमें भी इनका ही रोल है। शिक्षकों के भर्ती मापदंड जो मैंने बताया है ना, एलिजिबिलिटी, क्राइटेरिया, पात्रता, भर्ती मापदंड का निर्धारण भी एनसीटी के द्वारा ही किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे बताता हूँ, पहले नियम ऐसा था कि अगर कोई डीएड पढ़ रहा है, बीएड पढ़ रहा है, तो सीटेट नहीं दे सकता या अपने राज्य की टीईटी परीक्षा नहीं दे सकता, पर एनसीटी ने नियम बदल दिया है। अब एनसीटी के हिसाब से भले ही आप पास हुए चाहे ना हुए, आपने परीक्षा फॉर्म भर दिया है, आपका एडमिशन डीएड या बीएड में हो गया है, तो आप सीटेट एग्जाम दे सकते हो। बाद में एग्जाम क्वालिफाई करने तक, आपका भर्ती परीक्षा आने तक, और एज ए गवर्नमेंट टीचर बनने के जब भर्ती लगती है, तब तक अगर आपकी डिग्री पूरी नहीं होगी तब तो आप सिलेक्ट नहीं होंगी, लेकिन तब तक अगर डिग्री पूरी हो जाए तो आप आराम से सिलेक्टेड है, कोई इशू नहीं है। यानी अब पढ़ाई करते समय ही तैयारी की जा सकती है, फॉर्म भरे जा सकते हैं। एनसीटी ने नियम बदल रखे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? एनसीटी के प्रमुख नियम है, कार्य है। क्लियर है? समझ में आ गया आप सभी को? तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये था हमारा वीडियो, ठीक है। ये हमारा चौथा लेक्चर था। इसके बाद हम अन्य इकाई का वीडियो भी लेकर आएंगे। अगर आपने बाकी सब नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, आपको वीडियोस मिल जाएगी अन्य विषयों की भी। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि 90+% स्कोर करने के लिए आपको कहीं भटकना ना पड़े, कोई सीरीज, कोई किताब, कोई टेंशन की परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं, कितने वर्ड्स में, कितने शब्दों में कैसे पॉइंट बना के लिखा जाता है, और क्या एक आइडियल आंसर कैसे लिखना चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाता है। पूरा 101% कंप्लीट मटेरियल आपको हमारे कोर्स में मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें, वहां से कोर्स परचेस करें। और फिलहाल 33% की छूट चल रही है। जी हाँ, फिलहाल चल रही है 33% की छूट, तो ये 33% छूट का लाभ उठाएं। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लें। और परीक्षा जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी खबर आए तो वीडियो बना के सबसे पहले आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।